टेबल में थोड़ी सी छोटी कर दे रहा हूँ। अब आपको विद्युत चालकता ये मिटा रहा हूँ भैया। तो ये तीनों यूनिट कौन कौन सी, पीपीएम, ईपीएम और मिली मोह पर सेंटीमीटर या माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए। जब 1 मिली मोह पर सेंटीमीटर बराबर 640 पीपीएम आपको याद रखना है, जो कि कन्वर्जन यूनिट है, आपको याद होना। अब आपके पानी की यदि विद्युत चालकता को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी, ईसी को यदि माइक्रो मोह, यहाँ पर याद रखना, वहाँ पर मैं मिली मोह लिख रहा था, या माइक्रो का मतलब मिली में बस इतना सा अंदर 1000 का अंतर है, ये 1000 गुना कम है, 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, मिली होता है 10 की पावर -3, ठीक है। तो यदि माइक्रो पर सेंटीमीटर में, अगर याद रखना बहुत बार आता है क्वेश्चन, यदि 100 से 250 के बीच में है तो लो सलाइन वाटर है, C1 कैटेगरी बोलते हैं। अगर 250 से 750 मिलीग्राम पर लीटर वो अगर ये माइक्रो मोह चालकता है तो भैया उसको C2 मीडियम सलाइन वाटर। यदि हमारे पास इससे ये होता है 750 से 2250 तो हाई, और 2250 से अगर ज़्यादा हमारे पास है विद्युत चालकता माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर में तो वो हाई सलाइन वाटर होता है। इसके अलावा आपको ये भी याद होना, इसको C1 क्लास बोलते हैं, इसको C2 क्लास बोलते हैं, इसको C3, इसको C4। तो कंसंट्रेशन जो हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन का C यूज़ हो रहा है उसी से C1, C2, C3। ऐसे सोडियम होता है तो S1, S2, S3, S4 कैटेगरी का पानी होता है। तो ये हमारे पास कुल मिला के हमारे पास सेलेनिटी है। सेलाइन सॉइल जो होती है वो दिखने में इस तरीके से होती है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेलेनिटी हो जाती है तो किस तरीके से वो दिखाई देती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो आपके सामने ये पिक्चर है। अब देखो ये जो मिट्टी है सेलेनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो वाइट कलर की सोडिक सॉइल हो गई एक तरीके से, बाहर ऊपर की तरफ वाइट सॉल्ट जल गए, और ये जल गए तो हमारे पास सब कुछ खत्म है, ठीक है, कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं, ओस्मोटिक और बंजर हो जाती है ज़मीन एकदम से, ठीक है। तो इस तरीके से हाई सलाइन वाटर, सलाइन सॉइल जो होती है वो खतरनाक होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए तो बहुत ही ड्रास्टिक होती है, जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आनी चाहिए। कौन सा पैरामीटर था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, उसका बेसिक फार्मूला जो कई बार पूछा जाता है, उसमें किसको क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। फिर कंसंट्रेशन की तीनों यूनिट और परमिसिबल वैल्यू, 100 से 250 माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर है तो लो, फिर मीडियम, हाई और वेरी हाई, ठीक है। ये सेलेनिटी की यूनिट है और ये टेबल है जो आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। विद्युत चालकता के आधार पर, विद्युत चालकता के आधार पर ये सॉल्ट कंसंट्रेशन बताई गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर। और सॉल्ट कंसंट्रेशन के कारण क्या होता है मिट्टी का, वो आपके सामने है, देख लीजिए, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें और इम्पॉर्टेंट है जो है सोडियम कंसंट्रेशन, सोडियम कंसंट्रेशन। तो अगला जो हमारा है सोडियम इन वाटर। देखिए आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मेरे को लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसको SAR नंबर भी वो से व्यक्त किया जाता है, जैसे विद्युत वो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन को ppm मिलीग्राम पर लीटर, ऐसे इसको SAR से व्यक्त किया जाता है। SAR का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। बहुत बार एग्जाम में आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो। तो SAR जो होता है, SAR का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो SAR निकालेंगे कैसे, सोडियम की कंसंट्रेशन बटे में अंडर रूट कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन प्लस में मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बटे में 2, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर ये दोनों है, बटे में ये करेंगे तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आ जाएगा। परंतु यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो कंसंट्रेशन लिखी हुई है सोडियम की, जैसे देखिए केमिस्ट्री में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब भी किसी आयन को ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये इसकी सांद्रता को व्यक्त करता है। अब सांद्रता ज़्यादातर मिलीग्राम पर लीटर में हम बात करते हैं, ग्राम पर लीटर में बात करते हैं, परंतु यहाँ पर जो ये सांद्रता है वो हमारे पास किस में, EPM में। EPM का मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और EPM का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, 1 ppm में आप किसका भाग दे दीजिए, तुल्यांकी भार का भाग दे दीजिए, इक्विवेलेंट वेट का भाग दे दीजिए, मैंने बताया भी था आपको, है ना। तो इसको अगर ये है तो यहाँ पर ये EPM में लिखना है, EPM में लिखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि कैल्शियम आयन की सांद्रता, कैल्शियम आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है, 200 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है। अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है तो इसके तुल्यांकी भार का भाग देना है, तो वो कितना भाग दें, 200 मिलीग्राम। तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार होता है 20, 40/2 20,
तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास 10 हो जाएगी EPM में, EPM, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्ट कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होगा, जो कि EPM में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। EPM में कुछ भी नहीं, जो हमारे PPM यूनिट होती है उसमें तुल्यांकी भार का भाग देकर हम काम कर सकते हैं। अगर मिलीग्राम पर लीटर है मिलीग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर है तो ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये है बस जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम की उपस्थिति क्यों खतरनाक है ये देख लो सबसे पहले। तो हमारे पास जब सोडियम उपस्थित होता है, सोडियम उपस्थित होता है तो होता क्या है, जो फाइन सॉइल होती है, देखिए जो कोर्स सैंड होती है उसमें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्स सैंड में परकोलेट होकर नीचे चला जाता है। पर जो फाइन सैंड होती है, जो हमारे पास फाइन टेक्सचर सॉइल होती है, फाइन टेक्सचर्ड सॉइल जो होती है, उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो ये इसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाता है, पीएच वैल्यू को इंक्रीज करता है और एल्केलिनिटी बढ़ा देता है। मिट्टी जो होती है वो सोडिक हो जाती है, सोडिक सॉइल एल्कलाई सॉइल हो जाती है। एल्कलाई सॉइल कैसे नुकसान करती है अभी बात करेंगे। दूसरा, इससे परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी है वो कम होती है, रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है उसको कम करता है। पीएच को ये इंक्रीज करता है। दूसरा, अगर ऐसी मिट्टी गीली है जब तक तो ठीक है, परंतु जैसे ही सूखेगी तो उसकी स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाएगी, आपने देखा भी होगा, पपड़ी सी पड़ आएगी सतह पर। देखो इस तरीके से पपड़ी सी पड़ जाती है वाई इस तरीके से, तो ये हमारे पास सोडिक सॉइल है, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरा एक और फोटो दिखाऊं, ये इस तरीके से पपड़ी पड़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कटी फटी सी मिट्टी हो जाएगी जैसे ही ड्राई होगी। तो ये हमारे पास सोडियम की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो क्या क्या होगा, परमेबिलिटी कम हो गई। दूसरा, ड्राई होने पर इस तरीके से टेक्सचर दिखाएगी, दरारें दिखाएगी। तीसरा, हमारे पास क्या होगा, स्टिकी चिपचिपी हो जाएगी, बिल्कुल इसमें स्टिकी चिपचिपी होगी अगर वेट कंडीशन में, तो स्टिकी सॉइल हो जाएगी, चिपचिपाहट ज़्यादा आ जाएगी जब वैन ये वेट है। और अगर सूख गई तो आपके सामने है किस तरीके से होगी, मैंने फोटो दिखा दी। तो ये सारी कहानी हमारे पास सोडियम के कारण होता है, जिसके कारण मिट्टी काम की नहीं रहती, ठीक है। और ये सोडियम की जो कंसंट्रेशन है कि सोडियम कम है कि ज़्यादा है, परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है, ये सब अगर आपको देखना है तो वो हमारे पास किससे निकाला जाता है, SAR से। और SAR निकालने का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में जो हमारे पास EPM में रख रहे हैं, तुल्यांकी भार का भाग और दे देना है आपको कंसंट्रेशन में, तब जाके हमारा EPM आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो पॉइंट आप नोट कर लेना मेरे साथ साथ, क्या कि यदि आपको सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो कम, क्योंकि देखो ज़्यादा होगा तो नुकसान तो करेगा, क्या क्या नुकसान करेगा आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। क्या क्या नुकसान करेगा आपको दिखा दिया। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर आपको SAR नंबर रिड्यूस करना है तो आप क्या मिला लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम अगर आपने मिला दिया तो भैया, पानी में अगर जिप्सम मिला दिया है तो आपने क्या होगा, उसका SAR वैल्यू कम हो जाएगी, मिट्टी की जो सोडियम हजार्डियस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो SAR याद रखना, जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा लीचिंग प्रोसेस और यूज़ किया जाता है, वो हम रिकलमिनेशन ऑफ सॉइल में देखेंगे, परंतु ये जरूर याद रखना कि सोडियम की मात्रा को कम करना हो तो आप क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। विद्युत चालकता वाली टेबल याद हो गई, देखिए बोरोन वाली टेबल याद हो गई, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10, 10 से ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस 4 वाली वैल्यू, 4 ppm वाली वैल्यू आती। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, 100 से 250, 250 750, 750 से 2250, 2250 से ज़्यादा, है ना। C1, C2, C3। इसी तरीके से एक और टेबल, तीसरी टेबल जो आपको याद करनी है, बेस ऑन SAR नंबर। SAR नंबर हमारे पास, परंतु SAR में जो कंसंट्रेशन है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जिसको हम EPM भी बोल रहे हैं, EPM भी बोल रहे हैं। अगर 0 से 10 है, अगर 0 से 10 है तो लो सोडियम वाटर है, 10 से 18 है तो मीडियम, 18 से 26 है तो हाई, और 26 से ज़्यादा है तो उसको वेरी हाई सोडियम वाटर कहते हैं। और इनकी कैटेगरी S1, S2, S3 और S4 होता है। S1 कैटेगरी का पानी कोई दिक्कत नहीं करता मिट्टी में, परंतु S2 या उससे ज़्यादा का पानी जो होता है वो सारे नुकसान करता है। वही पीएच वैल्यू बढ़ा देता है, एल्कलिनिटी बढ़ा देता है, परमेबिलिटी घटा देता है, ड्राई होने पर पपड़ी पड़ जाएगी, गीली होने पर चिपचिपा सा पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वो सब याद है। और ये आपको टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। 10 से वापस कह रहा हूँ, 10 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26, 26 से ज़्यादा, ठीक है। S1, S2, S3, S4, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए बस, और कुछ आपको इस तरीके से नहीं करना है। तो मैंने आपको यहाँ पर मेनली 4, वैसे तो 5 थे बाइकार्बोनेट को मिलाकर, पर मेनली क्या,
सॉल्ट कंसंट्रेशन, सोडियम कंसंट्रेशन, टॉक्सिक एलिमेंट जैसे सेलेनियम, बोरोन का क्या इफेक्ट होगा वो बता दिया, और बाइकार्बोनेट हार्डनेस इंक्रीज करते हैं जो कि फर्दर नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ है, तो ये वाटर की क्वालिटी पैरामीटर्स है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इनके आधार पर पानी की क्वालिटी हम डिसाइड कर लेते हैं कि पानी अच्छा है कि बुरा है। उसको एक्सीलेंस, गुड, बेस्ट फॉर इरिगेशन की कैटेगरी में हम कैसे करेंगे वो देखेंगे। परंतु एक चीज़ और देखो आप मेरे पास यहाँ पर देख ही लो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या है, अगर हमारे पास बात करें बोरोन की कंसंट्रेशन एक्सीलेंट टू गुड तक, एक्सीलेंट टू गुड, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्सीलेंट टू गुड, तो हमारे पास एक्सीलेंट से गुड तक पानी है यदि बोरोन 0.5 में है। ठीक है, अगर हमारे पास गुड टू थोड़ा बहुत नुकसान होगा 0.5 से 3 है, और अनफिट फॉर इरिगेशन मोर देन 2। ठीक है, किसी भी हालत में 4 से नहीं होना चाहिए, पर एक सम इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि ये हमारे पास है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 3 स्टैंडर्ड हैं, एक्सीलेंट से गुड तक की कैटेगरी, गुड से इंजूरियस, और अनफिट फॉर इरिगेशन। इसी तरीके से हमारे पास अगर विद्युत चालक की बात करें, जो कि हमने याद किया था 100 से 250, 250 से 750, 750 से 2250, 2250 से ज़्यादा, तो अगर 1000 तक है जब तो एक्सीलेंट टू गुड है, 1000 से 3000 है तो भैया बस ठीक है, इंजूरियस भी है, थोड़ा नुकसान करेगा, और 3000 से ज़्यादा ही होते ही विद्युत चालकता खतरनाक सौदे पर पहुंच जाती है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे सल्फेट और क्लोराइड्स। याद रखना, सल्फेट का मतलब SO4 माइनस 2 आयन की उपस्थिति, और क्लोराइड का मतलब Cl-1 की उपस्थिति। क्लोरीन अलग होता है, क्लोराइड अलग होता है। ठीक है, 192 तक है तो एक्सीलेंट टू गुड, 192 से लेके 480, 480 याद रहो जाए तो ठीक है, नहीं तो याद नहीं रखना। क्लोराइड का 142 से 355, और 355 से ज़्यादा उतार लो, कभी काम आया तो हमारे काम आ जाएगा। परंतु मेन कौन सा था, बोरोन, फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन, विद्युत चालकता वाली टेबल, तीसरी SAR नंबर वाली टेबल। और ये एक कैटेगराइजेशन है हल्का फुल्का जो आपको आना चाहिए कि भैया वाटर के स्टैंडर्ड क्या क्या है। ठीक है, तो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर यही है हमारे पास जो आपको समझ में आना चाहिए। परंतु इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और कवर कर देता हूँ, एक ही टेबल है इसलिए, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल कौन कौन सी प्रकार की होती है, अभी मैंने आपको बताया सैलिनिटी बढ़ गई, एल्कलिनिटी बढ़ गई, तो उसके कारण मिट्टी को भी सोडिक सॉइल, एल्कलाई सॉइल बोला जाता है। वो सब हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ये याद ना हो तो कम से कम TDS वाला और याद लो, 700 तक एक्सीलेंट, 700 से 2000, 2000 से ज़्यादा ही खत्म है। वही पीने का पानी भी 2000 से ज़्यादा ही होते ही ख़त्म हो जाता है, तो ये भी एक्सीलेंट टू गुड, इंजूरियस तक, गुड टू इंजूरियस, और अनफिट फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। चलो मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ पर, क्या करना है अब यहाँ पर देखो, टाइप्स ऑफ सॉइल, अगली हेडिंग डाल दो आप, टाइप्स ऑफ सॉइल, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तीसरे चैप्टर की। टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइलों का भी कैटेगराइजेशन किया गया है पानी की वजह से या फिर उनकी वजह से। एक पहली जो मिट्टी होती है वो हमारे पास क्या लिखी हुई है, सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल वाइट कलर की होती है, मैंने अभी आपको दिखाया, देखो वाइट कलर की होती है इस तरीके की। ये हमारे पास सलाइन सॉइल है। ठीक है, ये हमारा सलाइन सॉइल है, तो सलाइन सॉइल हो गई, इसको वाइट सॉइल भी कहते हैं। इनमें क्लोराइड सल्फेट की मात्रा अच्छी खासी होती है, क्लोराइड और सल्फेट की मात्रा ठीक ठाक होती है, उनमें ये बात है। इसके अलावा पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है सलाइन में। एल्कलाई सॉइल जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, सोडिक सॉइल होती है, इसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, काले कलर का हो जाता है मामला इस तरीके से। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो पिक्चर अगर आप देखें तो ये देखिए ब्लैक कलर की सी इस तरीके से इसकी सिचुएशन हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास है सलाइन सॉइल, इसको नॉन सलाइन सॉइल भी बोलते हैं, एल्कलाइन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी की बात बाद में करें, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको याद रखनी है। कुछ टेबलों में मैं जब बोल रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है का मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना, यदि विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी माइक्रो मोहो पर सेंटीमीटर में ही नाप रहे हैं, और अगर 4000 से ज़्यादा विद्युत चालकता है तो भैया वो सलाइन सॉइल है। और एल्कलाइन सॉइल में विद्युत चालकता कम होती है, 4000 से कम है तो भैया वो एल्कलाइन है।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ESP अगर हमारे पास 15 से कम है, सोडियम आयन को रिप्लेस कर देते हैं हाई वैलेंसी वाले आयन, ठीक है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर ESP 15 से कम है तो एल्कलिटी है, 15 से ज़्यादा है वो दोनों में ही 15 से कम है, ठीक है। pH वैल्यू अगर 8.5 से कम है तो उसको हम सलाइन सॉइल कहेंगे, और 8.5 से लेके 10 तक है, 8.5 से लेके अगर 10 तक है तो हम उसको कौन सी मिट्टी कह रहे हैं, एल्कलाइन मिट्टी कहते हैं, ठीक है। ये दो तो आपको याद रखनी है, वापस से बोल रहा हूँ, वाइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, सलाइन, एल्कलाइन। सोडिक सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कलर की हो जाती है, मैंने दिखा भी दिया आपको, ठीक है, सोडियम की उपस्थिति के कारण ज़्यादा होता है। एक होती है मिक्सचर सलाइन एल्कलाइन सॉइल, इसमें विद्युत चालकता जो होती है वो 4000 से ज़्यादा है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज़्यादा है, और इसकी pH 8.5 से कम है। सलाइन एल्कलाइन सॉइल मिक्सचर सॉइल होती है। तो देखिए इसमें जो हमारे पास विद्युत चालकता है 5000 से ज़्यादा है माइक्रोमो पर सेंटीमीटर में, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज भी ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 था, जिसका हमने थ्योरी पार्ट कवर कर दिया। जो भी टेबल मैंने आपको पढ़ाई है वो इम्पॉर्टेंट थी, आपको अच्छे से याद रखनी है, क्वेश्चन आता ही आता रहता है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं, अवेलेबल बुक्स हैं, उनके सबके क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ थ्योरी और क्लियर हो जाएगी। देन हम अगले चैप्टर नंबर 3 पर पढ़ेंगे, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा है, ठीक है। धन्यवाद।